इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपन का एच सी अपॉन ई इंटू लेमडा टू माइनस लेमडा वन डिवाइडेड बाई कितना लेमडा वन इंटू कितना लेमडा टू। तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो चेंज आ रहा है वो अपन का आ गया ये रहा। अब दूसरे क्वेश्चन में आपसे कौन कौन सी वैल्यू पूछी है, एक तो वर्क फंक्शन की पूछी है, वर्क फंक्शन पूछा है ना बी वाले में, और क्या पूछा है एच सी अपॉन ई जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू। तो देखो पहले क्वेश्चन में जो अपन ने ये आंसर निकाला है इसमें मुझे बताओ एच सी अपॉन ई कौन सा, ये वाला, मतलब इस कांस्टेंट की मुझे वैल्यू निकालनी है। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, एच सी अपॉन ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी नॉट वन माइनस बी नॉट टू इंटू कितना लेमडा वन लेमडा टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा लेमडा टू माइनस लेमडा वन। देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको मैंने बी नॉट वन और बी नॉट टू दिए हैं, लेमडा वन और लेमडा टू भी दे रखे हैं, वो पुट कर देना इसमें। अच्छा वर्क फंक्शन निकालना तो अपन क्या करेंगे बताओ, वापस से आइंस्टीन की इक्वेशन लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, एच सी अपॉन लेमडा वन इज इक्वल टू फाइव प्लस ए बी नॉट वन, ठीक है। क्या कहाँ पे ये फाइव, क्यों कहाँ बताया था मैंने, आपका कंफ्यूजन ये इधर देखो, लेमडा वन माइनस लेमडा टू, या लीजो या करिए सोल्व। हाँ लिख रखो नेगेटिव, ये सही तो लिखा है सब कुछ सही तो कैलकुलेशन, तो हाँ तो अपन उसको बोल क्या रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमको पता है ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये हमको पता है पहले से ही। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये तो अपन को पता है। क्यों शो करना पड़ेगा, नहीं शो नहीं करना पड़ेगा। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, मतलब ऑलरेडी वो आपको पहले ही बता चुका है कि ये जो पोटेंशियल आएगा कैसा आएगा, नेगेटिव है। अब आपको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है उसका। क्यों लिखेंगे, हाँ माइनस आ जाएगा फिर उससे, और क्या, ऐसे कर लेना चाहे। पर आप लोग उस माइनस प्लस के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। आपको हमेशा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इक्वेशन में कैसी रखनी है, पॉजिटिव रखनी है, मैग्नीट्यूड रखना है आपको। तो क्योंकि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अपन ने किसकी वैल्यू रखी है यहाँ पे, ये ई मैक्सिमम की वैल्यू रखी है। और जब अपन ने कैलकुलेशन जब पूरी की थी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई थी अपन की, यही तो आई थी वी नॉट। अब ये जब मैंने कैलकुलेशन किया था तो उससे पहले मैंने इसको बता उस इक्वेशन में माइनस में लिखा था या नहीं लिखा था, लिखा था। पर यही तो इक्वेशन लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस ई बी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी आर स्क्वायर, ऐसी तो इक्वेशन लिखी थी मैंने, लिखी या नहीं लिखी। मतलब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो नेगेटिव था वो मैंने पहले ही यहाँ पर कंसीडर कर लिया, वो लगा दिया। देखो जब मैंने वहां पे किसकी वैल्यू निकाली, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी तब। हाँ तो पॉजिटिव भी तो आना चाहिए। हाँ तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मैंने इनिशियल माइनस फाइनल निकाला है, ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि चेंज का मतलब मुझे क्या निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है। मैंने क्या निकाल दिया है, मैंने तो आपको बताया कि ऐसे कर लो, ठीक है। मैंने इनिशियल माइनस फाइनल ही तो निकाला है ये, जबकि निकालना क्या चाहिए था, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ तो कर लो उसको आप लोग, इसमें क्या बात है भाई। जब भी अपन को फिजिक्स में चेंज पूछा हमको हमेशा क्या निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो वर्क फंक्शन भी निकालो। निकाल लोगे वर्क फंक्शन,
निकाल लिया होगा शायद आपने, ठीक है। अब अगला टॉपिक डाल लो, मैटर वेव्स। अब देखो मैटर वेव्स इतना बड़ा टॉपिक है कि यदि इसको कोई पढ़ाने लगे तो इसका कोई और छोर नहीं है, ठीक है। पर हम इसको आधे घंटे में पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे कि अपन को अपन का क्वेश्चन हो जाए बस, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन इसमें। अब है क्या, देखो ये मैटर वेव्स। अब मैं एक कहानी सुना रहा हूँ आपको, ठीक है। उस वाली कहानी को आप लोग अच्छे से सुने और अच्छे से सुनने के बाद उस कहानी का देखो क्या हुआ। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अपन के जो साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, उन्होंने क्या बोला था कि भाई लाइट ड्यूअल नेचर में एग्जिस्ट करती है, यही तो बोला था। कौन कौन से, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब उन्होंने इतना जब बोल दिया था कि भैया लाइट ड्यूअल नेचर में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, उनको इतने से बोलने से क्या चैन नहीं पड़ा, वो चुप नहीं बैठे यहाँ पर। वो क्या है, और एक्सपेरिमेंट करते रहिए। तो ऐसे ही वो एक दिन शाम को क्या है, अपने घर पर अपनी बीवी के साथ चाय पी रहे थे, ठीक है। तो उनको अचानक एक बात दिमाग में आई। तो उन्होंने क्या बोला, दिमाग में क्या बात आई कि कोई भी पार्टिकल है दुनिया में, ध्यान से सुनना, कोई भी पार्टिकल है दुनिया में, उस पार्टिकल को यदि मैं लाइट की स्पीड से ट्रेवल करा दूं तो वो पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। ये किसने बोला था, डी ब्रोगली ने। अब माना कि ये पार्टिकल है अपन का, इस पार्टिकल को मैंने लाइट की स्पीड से ट्रेवल करा दिया, अब ये वेव की तरह बिहेव करेगा। तो इस पार्टिकल से एसोसिएट जो अपन की वेव होगी, उस वेव की जो वेवलेंथ है वो होती है अपन की लैम्डा बराबर h/p। भाई पार्टिकल का अपन आसानी से क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो यदि अपन को पार्टिकल का मोमेंटम पता है तो डी ब्रोगली ने ये बोला था कि यदि पार्टिकल को अपन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करा देंगे तो उस पार्टिकल से जो एसोसिएटेड वेव होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा बराबर h/p। p क्या होता है, उस पार्टिकल का मोमेंटम। ये बात बोली थी। तो ये जो पूरा है पार्टिकल से जो अपन को वेव मिल रही है, उन वेवों को अपन बोलते हैं मैटर वेव्स। क्या बोलते हैं उनको अपन, मैटर वेव्स। इतना सा है ये। अब उन्होंने आगे क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन को लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराया तो वेव बनी होगी, तो उन्होंने उसकी वेवलेंथ के लिए क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला। प्रोटॉन को भी उन्होंने किससे कराया, लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराया, तो जब वेव बनी होगी तो उससे एसोसिएट जो अपन की वेवलेंथ है वो कितनी है अपन की, उसका फॉर्मूला दिया था, वो मुझे निकालना है। उन्होंने कोई अल्फा पार्टिकल ले लिया, उसको भी क्या है लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराया, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी उस टाइम जो अपन की वेव बनी उसकी वेवलेंथ का भी उन्होंने क्या दिया, फॉर्मूला दिया। तो 3-4 अपन को फॉर्मूला निकालने हैं इसमें, ठीक है। हाँ ये सब उन्होंने बोल तो दिया पर उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये सब करने के बाद बहुत दिनों बाद एक नए वैज्ञानिक आते हैं अपन के, डेविसन जर्मन। उन्होंने क्या किया, इस बात का एक्सप्लेनेशन दिया कि पार्टिकल वेव की तरह कैसे बिहेव करता है। तो उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो अपन को पढ़ना है और ये मैटर वेव खत्म, ठीक है। इतना है। तो आपको समझ में आया मैटर वेव्स क्या है, किसी को दिक्कत इसमें कि कोई भी पार्टिकल है उसको अपन लाइट की स्पीड से यदि ट्रेवल करा देंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। और वेव से एसोसिएट जो अपन की वेवलेंथ होगी वो कैसे देंगे अपन, लैम्डा बराबर h/p। इसका नाम दिया गया था डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या नाम दिया गया था इसका, डी ब्रोगली वेवलेंथ। p क्या होता है, उस पार्टिकल का मोमेंटम। यदि आप लोग इस कहानी को 3-4 लाइन में लिख दें अपने शब्दन में तो लिख लो, नहीं मैं लिखाऊं एक लाइन फिर बस मैं एक लाइन लिखाऊंगा। आपके जो समझ में आया वो 3-4 लाइन में लिख लो, मेरी जो लाइन है उसको तो मैं लिखाऊंगा ही। ऐसे ही एक बना लो कि भैया डी ब्रोगली ने पहले लाइट को ड्यूअल नेचर में बताया था, वो चुप नहीं बैठे, आगे एक्सपेरिमेंट करते रहे। एक दिन अचानक हो सकता है डी ब्रोगली आप में से कोई रहा हो तो अचानक उन्होंने बोला कि कोई भी पार्टिकल को जब लाइट की स्पीड से ट्रेवल करा देंगे तो पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह। लिख लो इतना।
मैं जो लिखाऊंगा वो लिखना बाद में। ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन में आ जाना चाहिए बस। देख रहे हो मतलब तुम 2-3 लाइन लिख नहीं सके जो मैंने आपको बताई है, जो आपके समझ में आया उनको आप यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं। टीप रहे हो कि वाने का लिखो वान, भाई तो को तेरे क्या समझ में आया वो खुद से लिखना उसको। लिखो अब जो मैं लिखा, लिखो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली according to de Broglie every moving particle कोष्टक में एक बात जरूर लिख लेना, वेरी हाई स्पीड। अकॉर्डिंग टू de Broglie every moving particle in a medium is associated by a wave this associated wave called matter waves. This associated wave called matter wave whose wavelength is given by lambda is equal to h upon p. देख लेना, p क्या अपन का मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। देखो डी ब्रोगली ने इससे पहले क्या बताया था कि फोटोन जो होता है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो पार्टिकल और किस में पाया जाता है अपन का वेव में भी। और पार्टिकल को यदि अपन बहुत ज्यादा वेरी हाई स्पीड से ट्रेवल करा देंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह। तो अपन को ये क्लियर होना चाहिए कि फोटोन और पार्टिकल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगला टॉपिक डाल लो, डिफरेंस बिटवीन फोटोन एंड पार्टिकल। डिफरेंस बिटवीन फोटोन एंड पार्टिकल। चलो एक तरफ फोटोन लिख लो और एक तरफ पार्टिकल लिख लो। बताओ पहला जो डिफरेंस आप लोग जानते हो वो तो जानते हो, बताओ फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है अपन का, 0। अच्छा मुझे बताओ कोई भी आपको पार्टिकल दे रखा है उसका रेस्ट मास 0 होगा क्या, नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसका मास होगा ही। तो पार्टिकल का जो रेस्ट मास है वो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कितना है, m0। भाई कुछ ना कुछ तो मास होगा, वो कितना है, m0 है। बताओ पार्टिकल का मूविंग मास कितना होगा, सॉरी फोटोन का मूविंग मास कितना होगा, कितना होगा अपन ने निकाला था ना, कितना आता है बोलना, मास। एक मैंने फॉर्मूला निकाला था वो क्या है, हाँ सही है, E/c² भी सही है, पर मैंने एक और निकाला था लैम्डा की फॉर्म में, क्या आया था वो, मैं निकालूं दोबारा वो आप फिर बता रहे हो, h/λ × c। ठीक है देख लेना यही है क्या, नहीं मुझे दोबारा निकालना पड़ेगा। अब ऐसे ही जब मैं मूविंग पार्टिकल का मास निकालता हूं तो मूविंग पार्टिकल का जो मास होता है
वो कितना होता है? देखो, मूविंग पार्टिकल का मास होता है अपन का m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू बी। बी क्या है? उस मूविंग पार्टिकल की स्पीड। बी क्या है? उस मूविंग पार्टिकल की स्पीड। अच्छा, एक चीज देखो, एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि जब भी कोई चीज अपन की मोशन में होती है तो उसका मास क्या होता है? इंक्रीज होता है थोड़ा सा। भाई यहाँ पर 0 है, ये मोशन में आया तो मास आ गया उसके पास, मतलब इंक्रीज तो हुआ है। अच्छा, इधर भी मुझे बताओ कि ये वाला मास अपन का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देख लो, जैसे पार्टिकल मोशन में आया तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो इस वाली इक्वेशन को। तो एक बात अपन को क्लियर होनी चाहिए कि पार्टिकल जब मोशन में आएगा तो मास क्या करेगा? अपन का इंक्रीज करेगा। वो कितना कर रहा है वो मुझे पता नहीं, पर करेगा क्या? अपन का इंक्रीज। ठीक है, लिख लो। बताओ, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E बराबर एच सी अपॉन कितना? लेमडा। अच्छा, पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी बताओ? पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी? हाफ है एम बी स्क्वायर। यही तो होगी पार्टिकल की एनर्जी। भाई अपन को अभी तक ये नहीं पता था कि पार्टिकल अपन का वेव की तरह बिहेव कर रहा है। उस वाली कंडीशन में यदि मैं पार्टिकल और फोटोन में डिफरेंस बताना चाहूं तो आप ये डिफरेंस बता सकते हो कि फोटोन का रेस्ट मास कितना होगा? अपन का 0। पार्टिकल का रेस्ट मास 0 होता है क्या? नहीं होता। पार्टिकल का मूविंग मास, सॉरी फोटोन का मूविंग मास कितना हो जाएगा? इतना। पार्टिकल का कितना हो जाएगा? ये रहा। अच्छा, फोटोन की जो एनर्जी होती है कितनी होती है? एससी अपॉन लेमडा। अच्छा, पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी? पार्टिकल माना कि मोशन कर रहा है तो उसके पास कौन सी वाली एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। वो कितनी होगी अपन की? हाफ एम बी स्क्वायर। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत? अब मुझे बताओ, यदि अपन का पार्टिकल डे ब्रोगली के अनुसार यदि किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो मुझे बताओ इस पार्टिकल की मैं वेवलेंथ निकाल सकता हूं। किससे निकाल सकता हूं? लेमडा बराबर एच अपॉन पी से। अब एक बात देखना, पार्टिकल की कौन सी वाली चीज पता होती है मुझे? मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम होता है तो मैं इससे क्या निकाल सकता हूं? वेवलेंथ। और फोटोन की मुझे क्या पता होती है? वेवलेंथ पता होती है। फोटोन की क्या पता होती है मुझे? वेवलेंथ। तो फोटोन की वेवलेंथ से मैं फोटोन का मोमेंटम निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं। तो यदि ये पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा? वेव की तरह बिहेव करेगा, तो बताओ इस पार्टिकल की अपन क्या निकाल सकते हैं? वेवलेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि उस मैटर वेव से जो एसोसिएट अपन की वेव होगी, ठीक है, इस मैटर से जो अपन की एसोसिएट वेव होगी उसकी वेवलेंथ क्या होती है? लेमडा बराबर एच अपॉन पी। यदि मोमेंटम पता लग गया तो अपन क्या निकाल लेंगे? वेवलेंथ। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत? अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन दे रहा हूं, आप क्वेश्चन करना। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन। देखो, एक आपका पार्टिकल है ये वाला। इस पार्टिकल का जो मास है वो कितना अपन का? 1 kg। पार्टिकल का मास कितना अपन का? 1 kg। और ये पार्टिकल अपन का कितनी स्पीड से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। और थोड़ी देर के लिए मैं ये मान रहा हूं कि ये पार्टिकल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? अपन का वेव की तरह बिहेव कर रहा है। वेव की तरह क्या कर रहा है? बिहेव। तो मुझे बताओ इस वाले पार्टिकल की वेवलेंथ क्या होगी? निकालो। क्वेश्चन टाइप में लिख लो। एक पार्टिकल दे रखा है जिसका मास आपको दिया है कितना? 1 kg। पार्टिकल मान लो, या फिर आप मान लो ये बॉल है आपका, लो, जिसका मास कितना दे रखा है? 1 kg। और स्पीड कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको इसकी वेवलेंथ निकालनी है, निकालो। बताओ वेवलेंथ कितनी आई है इसकी? 10 की घात माइनस 30-35 आ रही होगी। आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, मुझे बताओ 1 kg की आपको मैंने ऐसी बॉल दे रखी है, ठीक है। इसकी यदि मैं डायमेंशन पूछूं, आपने वेवलेंथ निकाल ली ना सबने?
तो बताओ इसकी यदि मैं डायमेंशन की बात करूं तो बताओ इस 1 केजी की बॉल की डायमेंशन वो जो वेवलेंथ आई है उससे आपको ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? डायमेंशन की बात करूं तो दोबारा सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये 1 केजी की आपको एक बॉल दे दी कि लो भैया 1 केजी की बॉल कितनी बड़ी होगी? काफी बड़ी होगी। तो उससे 1 केजी की बॉल की यदि रेडियस की बात करूं तो कैसी होगी? 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ऐसी उसकी रेडियस होगी। उस रेडियस का कंपैरिजन मैं इसकी वेवलेंथ से कर रहा हूं तो बताओ रेडियस अपन की वेवलेंथ से कैसी मिल रही है अपन को? बहुत ज्यादा। कैसी मिल रही है? बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो वेवलेंथ निकाल के लिख लेना। डायमेंशन ऑफ बॉल इज ग्रेटर देन क्या होगी? लैम्डा। इतना लिख लो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन का अपन का केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 क्या है देखो इसका, कि आपको बॉल नहीं दिया, आपको क्या दिया? एक इलेक्ट्रॉन दिया है। क्या दिया आपको? इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन की आपको स्पीड दे रखी है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। भाई इलेक्ट्रॉन भी क्या अपन का एक पार्टिकल ही है। इलेक्ट्रॉन क्या अपन का? पार्टिकल। पर उस पार्टिकल का मास कैसा अपन का? बहुत कम है। अब इस वाली कंडीशन में पूछूं बताओ अब इसकी वेवलेंथ क्या होगी? बॉल की जगह मैंने क्या ले लिया है? इलेक्ट्रॉन। अब मुझे वेवलेंथ निकालनी है इसकी। निकालो, क्या होगी? कैसे निकालेंगे बताओ? लेमडा बराबर एच अपॉन पी। पी कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन का मास इंटू स्पीड। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अच्छा, इस वाली कंडीशन में मुझे बताओ अब कि जो वेवलेंथ आपको मिल रही है, निकाल ली होगी आपने वेवलेंथ, निकाली या नहीं निकाली? मैं कर नहीं रहा हूं, आपको खुद को करना है। आपने वेवलेंथ निकाली या नहीं निकाली इलेक्ट्रॉन की? अब जो अपन को वेवलेंथ मिली है इलेक्ट्रॉन की, देखो ध्यान से, उस वेवलेंथ को यदि मैं इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन से कंपैरिजन करूं तो बताओ आप लोग ऐसा बोल सकते हो क्या कि डायमेंशन इज ग्रेटर देन लैम्डा? इस वाली कंडीशन में बोल सकते हो क्या? पहले वाले केस के रेस्पेक्ट में इस वाले केस में आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कैसा बोलेंगे? कि डायमेंशन और वेवलेंथ दोनों आपस में कैसी हैं? कंपेरेबल है। ऐसा ही तो बोलेंगे। अब देखो डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि जब भी पार्टिकल की डायमेंशन और वेवलेंथ आपस में कैसी हो? कंपेरेबल हो, तो वो पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा? अपन का वेव की तरह बिहेव करेगा। और यदि अपन के पार्टिकल की डायमेंशन वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है तो उस वाली कंडीशन में अपन का पार्टिकल वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो यहां से मुझे एक बात पता लग रही है, भाई 1 केजी की बॉल फेंको, तुमको कहां वेव दिख रही है? दिख रही है क्या? नहीं दिखेगी। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है, वो अपन को दिखता है क्या? नहीं दिखता। यदि इलेक्ट्रॉन को अपन बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करा देंगे तो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा? वो वेव की तरह बिहेव करेगा वो। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, आपने स्टैंडिंग वेव पढ़ी है क्या 11th क्लास में? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या होती है? देखो अपन का कोई भी इलेक्ट्रॉन है ऐसे ऑर्बिट में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब कौन सी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा ये किससे पता लगता अपन को? 2πr इज इक्वल टू किससे? NH अपॉन 2π से। इसी से तो पता लगता है। देखना अब NH अपॉन 2π, अरे H अपॉन 2π बराबर कितना होता है अपन का? वो MBR। ये मतलब कौन सी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा वो अपन को किससे पता लगेगा? इससे। अब देखना, मैं इस 2π को तो इधर लेके आ रहा हूं और MB को इधर लेके आ रहा हूं नीचे। ठीक है, तो H अपॉन कितना हो जाएगा? MB, और ये कितना हो गया अपन का? 2πr। साथ में N भी है अपन का इसमें। मुझे तो H अपॉन MB को मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल सकता हूं क्या?
एच अपॉन एम बी को मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल सकता हूं। तो एच अपॉन एम बी को यदि मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, एन लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो देखो यहां से एक बात मुझे पता लग रही है, ये यदि स्टैंडिंग वेव आपने पढ़ी होती तो वहां पे पूरा कराते हैं 11th क्लास में, कि अपन का जो इलेक्ट्रॉन है यदि वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो वो कौन सी वाली ऑर्बिट में रोटेट करेगा, उस ऑर्बिट में रोटेट करेगा जिसकी सर्क्यूफ्रेंस कितनी अपन की एन के, अच्छा लेमडा की वैल्यू निकालो पहले, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई कितना एन। अब देखो जो अपन का इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है वो कौन सी वाली ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, जिसमें उसकी सर्क्यूफ्रेंस की जो अपन की लेंथ है ये वाली, ये इस एन का कैसी होनी चाहिए, एक इंटीजर नंबर के मल्टीपल में होनी चाहिए। वो कौन से में होनी चाहिए, इंटीजर नंबर के मल्टीपल में होनी चाहिए। ऐसे में नहीं करेगी कि भैया अपन की जो सर्कमफ्रेंस है वो हो गई 5.4 सेंटीमीटर, तो 5.4 सेंटीमीटर में नहीं करेगी वो। इलेक्ट्रॉन जो अपन का रोटेट कर रहा है वो 5.4 सेंटीमीटर वाली में नहीं करेगा, किस में करेगा, या तो 5 वाली में या 6 वाली में या 7 वाली में या फिर 8 वाली में। तो जो अपन की स्टैंडिंग वेव बनती है कैसी बनती है कि ये इलेक्ट्रॉन यदि इंटीजर नंबर वाली लेमडा के या इंटीजर नंबर वाली सर्कमफ्रेंस के उसमें क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उस वाली कंडीशन में जो अपन की स्टैंडिंग वेव बनती है कैसी बनती है, ऐसी बनती है इसमें, इस तरीके से। मतलब ये जो टोटल लेमडा है ये कितने होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए 1.5 लेमडा या 2.5 लेमडा, कैसे होने चाहिए, या तो 1 लेमडा होना चाहिए या फिर 2 लेमडा या फिर 3 लेमडा या फिर 5 लेमडा, ऐसा होना चाहिए, इंटीजर नंबर का मल्टीपल होना चाहिए लेमडा। तो इस वेव को अपन बोलते हैं क्या, स्टैंडिंग वेव। तो आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि ये जो इसका जस्टिफिकेशन दिया गया था एक स्टैंडिंग वेव से भी दिया गया था, ठीक है, वो क्या होती है उसको आप देखना जब पढ़ें जब कभी, पर आपको याद रखना है थोड़ा सा कि इसका जस्टिफिकेशन कहाँ से आया था, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, कहाँ से, थोड़ा थोड़ा, कहाँ से आया था, स्टैंडिंग वेव से। और स्टैंडिंग वेव को जब मैंने ऐसे थोड़ा सा आगे किया था तो मुझे ऐसा मिलेगा, वहां से मैंने इसका क्या जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की। तो मुझे एक बात मिली यहाँ पर कि जब भी अपन की डायमेंशन वेवलेंथ के कंपेरेबल होगी तो वो पार्टिकल अपन का किसकी तरह बिहेव कर सकता है, वेव की तरह बिहेव कर सकता है, आपको तो ये याद रखना है। और पार्टिकल की डायमेंशन यदि वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा है तो उस वाली कंडीशन में पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा क्या, नहीं करेगा, तो ये आपको याद रखना है। तो पहले आप ये दोनों केस लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं जो रिजल्ट है वो मैं लिखा रहा हूं, ये अच्छे से लिखना इसमें कि डायमेंशन इज ग्रेटर देन क्या है, लेमडा। इसमें लिखना डायमेंशन इस वाले केस में लेमडा से ग्रेटर देन बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, कैसी होगी, कंपेरेबल होगी, वो वैल्यू निकाल रहे हैं तब अपन को पता लग रहा है वो। अब मैं लिखा रहा हूं वो लिखो, यदि इतने आपने कर लिया हो तो वो दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे ना केस बना के वो कर लिखो। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग acting as a wave because dimension of electron is comparable to wavelength. अगला पॉइंट लिखो इसी में, इफ ए डायमेंशन ऑफ ए पार्टिकल is not comparable to wavelength, is not comparable to wavelength, कोष्टक में लिख लेना वेरी लार्ज कंपेयर टू वेवलेंथ, वेरी लार्ज कंपेयर टू वेवलेंथ। then particle nature dominated,
चलो मुझे जल्दी से बताओ, पार्टिकल नेचर कब डोमिनेट करेगा? जब पार्टिकल की डायमेंशन वेवलेंथ से कैसी है? बहुत ज्यादा। वेव नेचर कब डोमिनेट करेगा? जब डायमेंशन वेवलेंथ के कैसी है? कंपेरेबल। आपको इतना याद रखना है बस, ठीक है। यदि आप स्टैंडिंग वेव पढ़े होते तो मैं बताता आपको, पर आप छोड़ो, ठीक है ना। दोबारा बताओ मुझे, पार्टिकल नेचर कब डोमिनेट करेगा? जब डायमेंशन बहुत ज्यादा हो, किससे? वेव से, वेवलेंथ से। और वेव नेचर कब डोमिनेट करेगा? जब दोनों कंपेरेबल हों। उस वाली कंडीशन में क्या बोलूंगा कि वेव नेचर डोमिनेट करेगा। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? तो एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी यहां से कि ऐसी जो चीज होंगी अपन की, वो अपन की वेव की तरह एक्ट करेंगी क्या? नहीं करेंगी। कैसी चीज अपन की वेव की तरह एक्ट करेंगी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ऐसे जो पार्टिकल होंगे, ड्यूट्रॉन, ये सब किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं? वेव की तरह एक्ट कर सकते हैं, जब इनको मैं क्या करा दूं? मोशन करा दूं तब। ये बात आपको क्लियर हो रही है नहीं हो रही? यहां से भाई ये जो बताया था डी ब्रोगली ने, इतना बताया था कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा, पर साथ में उसने ये भी बोला था कि वही पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा जिसकी डायमेंशन वेवलेंथ के कैसी हो? कंपेरेबल। अब जिसकी डायमेंशन वेवलेंथ से बहुत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वो वेव की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो ये मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, या फिर अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, ये सब किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो मुझे फाइनली अब जो निकालना है इस चैप्टर में, वो यही निकालना है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोटॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा। ये सब मुझे निकालना है। बताओ ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ किसी को दिक्कत हो तो इसमें लिख लो। फाइनली एक लाइन और लिख लो। देखो, वी कैन से दैट particle like a electron, proton, alpha particle, neutron, deuteron will act as a wave according to de Broglie. चलो, मैटर वेव्स क्या होती है मुझे बताओ। उन पार्टिकल से एसोसिएट वेव जिनकी वेवलेंथ क्या हो? लैम्डा बराबर h/p। उन वेव को अपन क्या बोलेंगे? मैटर वेव। अच्छा, मैटर वेव कौन से वाले पार्टिकल हो सकते हैं? जिन पार्टिकल की डायमेंशन उस पार्टिकल के वेव बनने के कारण जो वेवलेंथ निकल रही है उसके कैसी हो? कंपेरेबल। यदि डायमेंशन बहुत ज्यादा है तो अपन उसको मैटर वेव बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। बताओ इसमें किसी को दिक्कत? अगला टॉपिक डालो। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। De Broglie wavelength of electron when it accelerated by V naught voltage, अब यहाँ पे B नॉट वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है। ऐसा करो, उसको B नॉट को काट के खाली B कर लो इसकी वजह, आप लोग कंफ्यूज होंगे। अब आपको उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है। कौन से की? जिसको अपन एक्सलेट कर रहे हैं कितने पोटेंशियल से? बी पोटेंशियल से। बताओ, ये तो मुझे पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं। यदि इनको मैं मोशन करा दूं तो वेव की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब यदि मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट कर दिया है तो वो किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा? वेव की तरह एक्ट कर रहा होगा। तो बताओ, जो वेव अपन की बन रही है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ये मुझे निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ?
बताओ कैसे निकालेंगे। अपन को पता है कि मैटर वेव्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा बराबर कितना होता है, h अपॉन पी। भाई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इसका मास होगा, मैंने मान लिया मास कितना है इसका m। तो बताओ ये जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम कितना होगा, p इज इक्वल टू एम ई इंटू कितना b। भाई एक्सलेट करने के बाद उसको जो स्पीड मिल रही है वो कितनी मान ली मैंने, b। अब मुझे एक बात बताओ कि स्पीड कैसे निकालूं अब मैं। भाई ये तो मेरा इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को तो मैंने क्या किया है, ये बैटरी लगा के कितने वोल्ट तक किया मैंने, 20 वोल्ट तक किया। तो 20 वोल्ट की बैटरी लगा के मैंने इसको क्या किया है, एक्सलेट किया है। बताओ इलेक्ट्रॉन को 20 वोल्ट की बैटरी लगा के एक्सलेट किया है, इसका मतलब मैंने कितनी एनर्जी दी है इसको, E इंटू बी एनर्जी दी है। बस E इंटू बी एनर्जी के कारण ये क्या लेगा, काइनेटिक एनर्जी लेगा। क्या लेगा, काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी के कारण मुझे बताओ इसको क्या मिलेगी, स्पीड। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी यदि मुझे मिल जाएगी तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं क्या। दोबारा से सुन लो तरीका क्या है निकालने का। इलेक्ट्रॉन को मैंने बी पोटेंशियल डिफरेंस तक क्या किया है, एक्सलेट किया है। इसका मतलब है इसको मैंने कितनी एनर्जी दे दी है, E इंटू बी एनर्जी दे दी। उस एनर्जी के कारण ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो बताओ वो E इंटू बी किसके बराबर होनी चाहिए, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। तो बताओ वहां से अपन की बी निकल सकती है नहीं निकल सकती, किसी को दिक्कत इसमें, बी निकल जाएगा तो बताओ मोमेंटम निकलेगा या नहीं निकलेगा। या फिर मैं कैसा करूं, देखो कि ये जो लैम्डा का फॉर्मूला है, इस लैम्डा के फॉर्मूला को ही मैं किस में चेंज कर दूं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर दूं। लैम्डा का जो अपन का फॉर्मूला है इसको मैं किसकी फॉर्म में चेंज कर दूं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर दूं। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज करूंगा तो लैम्डा बराबर क्या होगा, h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ पार्टिकल इनटू पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। बताओ ये होगा या नहीं होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन को मैंने बी पोटेंशियल तक क्या किया है, एक्सलेट किया है। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी अपन की, E इंटू बी। कितनी होगी, E इंटू बी। अब रखो देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, लैम्डा बराबर कितना होगा, h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी कितनी अपन की, E इंटू बी। बताओ h कांस्टेंट है, me कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, इन सब कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे और उसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो फाइनली जो मेरी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, कुछ डिवाइडेड बाई क्या है, अंडर रूट बी। अब कुछ कितना आ रहा है वो निकालो आप लोग, निकालो निकालो, मुझे नहीं पता, निकालो आप लोग, करो चलो। निकालो, वही तो निकालना है। लिख लो इसमें एक लाइन लिख लो, लिखो वी नो, लिखो वी नो दैट वेवलेंथ ऑफ ए मैटर वेव, वेवलेंथ ऑफ ए मैटर वेव। अगली लाइन में लो लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा, h अपॉन पी। ठीक है, P की जगह काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला लिखो, तो लिख लो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इंटू बी। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, E। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, हम्म, 150 आता है, हाँ ठीक है, रख लो ये। अब इन सबकी जब वैल्यू रखूंगा और उसको सॉल्व करूंगा तो आता है 12.27 और ये वैल्यू किस में आती है अपन की, एंगस्ट्रॉन में। तो ये अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यदि अपन इलेक्ट्रॉन को बी बोल्ट से एक्सलेट कर रहे हैं, किससे, बी बोल्ट से एक्सलेट कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी, और ये किस में आएगा अपन का, एंगस्ट्रॉन में। अच्छा बी किस में लेना है मुझे, बोल्ट में। अच्छा ये बी क्या अपन का, ये स्पीड है क्या, ये पोटेंशियल है, ये क्या अपन का, ये पोटेंशियल। तो ये बी किस में लेना है मुझे, बोल्ट में।
अच्छा, ये फॉर्मूला याद रह जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को यदि अपन मोशन करा देंगे तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेगा, मैटर वेव की तरह। तो मैटर वेव की जो अपन की वेवलेंथ होगी लैम्डा, वो कितनी होगी 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉन। खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको सीट में यहाँ में इस वाले फॉर्मूला पे। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, काफी बार इसको आप लोग याद ऐसे भी रख सकते हैं, अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाई बी एंगस्ट्रॉन, ऐसे भी रख सकते हैं, लिख लो इसको ऐसे भी। कभी सभी ये कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए काम आएगा ये। अगला टॉपिक डालो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन if it accelerated by b volt, if it accelerated by b volt, निकालो खुद से, चलो। चलो निकालो निकालो। ए जल्दी करो थोड़ो, नहीं खत्म नहीं होगा चैप्टर। बताओ कितनी आ रही है यहां तक पहुंचना, फाइनली वो कितनी आ रही है अपन के 0.286 से डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉन, लिख लेना ये आ रही है। सारी वैल्यू रखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन रखेंगे, ठीक है, लैम्डा एच और ई की वैल्यू रखेंगे। उसको जब सॉल्व करेंगे तो प्रोटॉन की जो वेवलेंथ आती है कितनी आती है 0.286 से डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉन। अच्छा, ये क्या अपन का पोटेंशियल है, ध्यान रखना किस में लेना है, वोल्ट में। अगला लिख लो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एल्फा पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एल्फा पार्टिकल इफ इट एक्सलेटेड बाई बी वोल्ट, if it accelerated by b volt, बताओ अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4 प्रोटॉन के मास के बराबर, और चार्ज कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो कर दो, बताओ अपन का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू कितना, एच अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ एल्फा पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या है एल्फा पार्टिकल। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एच अपॉन 2। बताओ मास ऑफ एल्फा पार्टिकल कितना होगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अच्छा, चार्ज कितना होता है बताओ इसका 2e, पोटेंशियल कितना है b। इन सब की जब मैं वैल्यू रखूंगा, प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये सब मैं जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो फाइनल जो वैल्यू आती है 0.101 डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉन। ये सब याद होने चाहिए आपको फॉर्मूला। चलो जल्दी से ड्यूट्रॉन का भी निकाल दो। अच्छा, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है
ड्यूट्रॉन का 1H2 ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन ड्यूटेरियम बोल लो, ड्यूट्रॉन बोल लो, सेम है वो। बताओ ड्यूट्रॉन का कितना होता है, ड्यूटेरियम का कितना मास होता है? 2 मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज कितना होगा? ड्यूटेरियम का चार्ज कितना होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो करो कैलकुलेट कितना आ रहा है। इन पर पता नहीं जाने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, पर ये होने चाहिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद। आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि एक अल्फा पार्टिकल और एक ड्यूटेरियम को 20 वोल्ट तक अपन ने क्या किया, एक्सलेट किया, बताओ उनकी वेवलेंथ का रेशो क्या होगा। कितना आता है वो मुझे पॉइंट कितना आ रहा है, 202 ऐसा आ रहा है क्या, देखना। देखो कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर H अपॉन 2 MP इंटू EB, यही होगा ना। देखो हाँ एक 2 और है, तो ये 2 और हो गया, 4 हो गया। लो ये अच्छा, इसमें देखो ये वाली 4 वैल्यू तो अपन की है ही है, ये रही, ठीक है। अब ये वाली मैं हटा दूं दोनों, और इसको मैं कहाँ पे लिया हूँ, 1 2 में बाहर ले आया। अब इसको मैं इधर इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ ये वाली जो चीज है वही तो है, ये है या नहीं है। इसका मतलब है ड्यूटेरियम की जो वेवलेंथ होगी वो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ से कितनी है, दुगनी है। कितनी है, दुगनी, सेम पोटेंशियल के लिए। नहीं आई तो मेरी समझ में आई। मैंने कैसे कैलकुलेशन करी तुमको समझ में आई या नहीं आई। मैं बोल रहा हूँ ये अल्फा पार्टिकल की निकाली, ये 4 तो है ही है, ये 2 था, ये वाला 2 था, इन दोनों 2 में से यदि अंडर रूट से बाहर जाएगा तो एक 2 आ गया, और इस वाले 2 को मैं किधर ले गया, इधर ले गया, तो कितना हो गया 2 लैम्डा। अब देखो ये क्या लिख रहा है, H अपॉन अंडर रूट 4 MP इंटू EB, और ये क्या है H अपॉन अंडर रूट 4 MP इंटू EB, सेम चीज है नहीं। तो बताओ इस वाली चीज को मैं क्या लिख दूं, लैम्डा ड्यूटेरियम। तो लैम्डा ड्यूटेरियम जो है वो 2 इंटू एल्फा के बराबर है, लैम्डा एल्फा के बराबर। मतलब लैम्डा एल्फा ये वाला है, तो उसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। पूरी कैलकुलेशन करना आप लोग, ठीक है। तो बताओ लैम्डा ड्यूटेरियम कितना हो गया, 0.202 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, अंडर रूट B एंगस्ट्रॉन। अरे मैंने रफली की हो, तुम्हारी समझ में आई क्या नहीं आई, तो तुम बाबरेन की सुनाई क्यों बैठे हो। बताओ इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट B। प्रोटॉन की कितनी होती है, 0.286 डिवाइडेड बाई अंडर रूट B। अल्फा पार्टिकल की कितनी होती है, 0.101 डिवाइडेड बाई अंडर रूट B। और ड्यूटेरियम की कितनी हो गई अपन की, 0.202 डिवाइडेड बाई अंडर रूट B। याद हो गई है। चलो एक क्वेश्चन भी लिख लो साथ में, लगे हाथ। देखो फाइंड आउट द रेशो ऑफ ए find out the ratio of a de Broglie wavelength of a electron and a deuterium of a de Broglie wavelength of a electron and a deuterium if they accelerated up to 30 volt voltage। 30 वोल्ट वोल्टेज। करो करो क्या, इसमें क्या करना, कुछ भी तो नहीं करना, पर ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं काफी बार।
कर लोगे भाई? लैम्डा इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ड्यूटेरियम कितना हो जाएगा अपन का? वो फॉर्मूला उनको आपस में डिवाइड कर दो, बी से बी तो कट ही जाएगा। मतलब तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। अगला टॉपिक डालो आप। देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर ए गैस मॉलिक्यूल। इधर देखो, ये अपन का कोई सिलेंडर है, इसमें मैंने कौन भरे, किसी गैस को क्या है भर के रखा है। तो ये अपन के बहुत सारे गैसीय मॉलिक्यूल है ये वाले। अब ये गैस अपन की कोई भी हो सकती है, मोनो एटॉमिक हो सकती है, डायटोमिक हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है। अब इस सिलेंडर को मैंने क्या है गर्म करना शुरू किया। सिलेंडर को गर्म कर रहा हूं, इसका मतलब गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बताओ गैसीय मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी या नहीं आएगी? आपने केटीजी पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ो केटीजी तो लिख लो, ठीक है। देखो सिलेंडर को जब मैं गर्म करूंगा तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ लो टेम्परेचर बढ़ेगा तो होता क्या है, गैसीय मॉलिक्यूल के पास क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। अब गैसीय मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो होती है F/2 K/T। F जो होता है उसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और K जो होता है उसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। और T क्या अपन का? टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किस में लेना है मुझे? केल्विन में। अब मुझे देखो ये गैसीय मॉलिक्यूल है, इसका इनका मास तो बहुत कम रहा होगा। अब मास बहुत कम है, एक चीज मैंने पढ़ लिया कि डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि यदि मास बहुत कम होगा तो वो किसकी तरह बिहेव कर सकता है? अपन का वेव की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये गैसीय मॉलिक्यूल यदि अपन का वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा तो इसकी मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होगी? लैम्डा बराबर H/P क्या होगा? √2 KE इंटू कितना? मास, जो भी है मॉलिक्यूल। अब देखो Ke की वैल्यू क्या होती है इस वाले केस में? ये रही। Ke की वैल्यू क्या होती है? ये रही। तो लैम्डा की जो वैल्यू आती है गैसीय मॉलिक्यूल के लिए वो कितनी आ जाती है? 2। Ke की वैल्यू कितनी है? F/2 इंटू कितना? K और T। ये क्या आ गई अपन की? Ke। और साथ में कौन अपन का? मास। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? H/√F/KT इंटू M। तो गैसीय मॉलिक्यूल की जो अपन की वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो आपको कितना याद रखना है, अभी नहीं पढ़ा है तो, कि जब भी किसी सिलेंडर में अपन गैस को भर देंगे, ठीक है, और उसको हीट करेंगे तो गैसीय मॉलिक्यूल की टेम्परेचर क्या होगा? अपन का इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो क्या करेंगे? मोशन करना शुरू करेंगे। तो मोशन करना शुरू करेंगे तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास क्या आई होगी? काइनेटिक एनर्जी आई होगी उनके पास। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है? ये रही, F/2 KT, ठीक है। F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। K बोल्ट्जमान कांस्टेंट। T क्या अपन का? टेम्परेचर। वो वैल्यू मैंने इस वाले फॉर्मूला में रखी तो मुझे वेवलेंथ की वैल्यू कितनी मिल गई? ये रही। अब माना कि आपसे पूछा है कि मोनो एटॉमिक गैस भर रखी है, जनरली जो अपन के पूछा जाता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है वो होती है अपन की 3। ये सब वहां पे पढ़ाया जाता है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है कितनी? 3। डाइएटॉमिक के लिए कितनी होती है? 5। तो यदि मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है तो F की वैल्यू कितनी रख देंगे? 3। और डाइएटॉमिक दे रखी है तो F की वैल्यू कितनी रख देंगे? 5। देखो K क्या होता है अपन का? कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू अपन को पता होती है, ठीक है। T टेम्परेचर अपन को देके रखेगा क्वेश्चन में, ठीक है। गैसीय मॉलिक्यूल जो दे रखा है उसका मास भी आपको क्या रखेगा? देके रखेगा। तो बताओ आप लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाओ जो मैं बना रहा हूं ऐसा ही। ट्राई एटॉमिक के लिए काफी बार 6 भी होती है, काफी बार 7 भी होती है, फिक्स नहीं होती है, ठीक है। क्या? ओजोन O3 के लिए जनरली अपन 7 मानते हैं। ये क्या? नहीं, वो डिपेंड करता है। इसमें भी अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 तरीके से निकालते हैं, एक तो रोटेशन के कारण और एक अपन का स्ट्रेट लाइन में मोशन के कारण।
तो वो उस बात पर डिपेंड करता है, CO2 के लिए अलग होगा, O3 के लिए अलग होगा, ठीक है। तो अभी तो आप लोगों को जो याद रखनी है वो किसके लिए रखनी है, मोनोएटॉमिक और डायटोमिक के लिए। एक डायग्राम बना लो, ये सिलेंडर है अपन का, इसमें मैंने एक गैस भर रखी है और ये क्या अपन के गैसीय मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया है। टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूंगा तो एक गैसीय मॉलिक्यूल क्या करेंगे अपन के, मोशन करेंगे। अब गैसीय मॉलिक्यूल अपन के मोशन यदि करेंगे तो इनके पास क्या आ गए अपन की, काइनेटिक एनर्जी। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी आई है उसकी वैल्यू आप लिख लो F/2 kT, साथ में ये लिख लेना कहां से आया है, kTg से। F लिख लो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है F = 3 लिख लेना किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए। F = 5 लिख लेना डाई एटॉमिक के लिए। और F = अपन का या तो क्या होगा 6 या फिर कितना होगा 7, किसके लिए, ट्राई के लिए, ठीक है। वैसे ही मुझे इतना सब लिखाना पड़ गया इसमें। चलो अब लैम्डा का फॉर्मूला लिखो और पुट करो वैल्यू। फाइनली लैम्डा निकाल लो। एक स्पेशल केस डाल के लिख लेना, मोनोएटॉमिक के लिए F3 रख देना, डायटोमिक के लिए F कितना रख देना, 5। अच्छा, यहां से मुझे एक बात पता लग रही है, देखो कि वेवलेंथ की जो वैल्यू होगी वो टेम्परेचर से कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है रूट के। वेवलेंथ की जो वैल्यू है गैसीय मॉलिक्यूल के लिए वो टेम्परेचर के रूट के कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये बात जरूर कर लेना कि वेवलेंथ जो होगी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी। ये काफी बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है इसको। इधर देखो, अब एक फॉर्मूला और याद रखना आप लोग इसमें मोनोएटॉमिक के लिए। मोनोएटॉमिक के लिए लैम्डा यदि मैं निकालूंगा तो कितनी आ रही है, देखो H/√3 kT इंटू कितना, मास। पर मुझे फॉर्मूला निकालना है, किसकी फॉर्म में निकालना है, कि जो आपको गैस दी है उसका आपको क्या पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है। क्या पता है आपको, मॉलिक्यूलर वेट। आपको जो फॉर्मूला निकालना है वो किसकी फॉर्म में निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में। तो मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे अपन, बताओ। m के नीचे मैं किससे डिवाइड करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा, मॉलिक्यूलर वेट से। अब उन सारी वैल्यूओं को रखूंगा। ये जो k होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है R/Na। क्या होती है, R/Na। R की वैल्यू रख लेंगे, Na की रख लेंगे, तो बताओ k की वैल्यू अपन के पास आएगी या नहीं आएगी। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स होगी अपन के पास। हाँ, ये R क्या अपन का यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखो, इस कांस्टेंट की वैल्यू रख दूंगा मैं, इसकी रख दूंगा, इसकी रख दूंगा, और वो मैंने चेंज कर लिया। वो सब करने के बाद और फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद जो मुझे मोनो एटॉमिक गैस की वेवलेंथ का फॉर्मूला मिलता है वो आप याद रखें। वो मिलता है 25.6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट इंटू अंडर रूट टेम्परेचर। हाँ, दिख नहीं रहा, इतना आजा, खड़ा होकर देख ले, यहाँ पे आजा, आगे आजा।
मैंने आपको बोला है कि मोनो एटॉमिक, समझ लो इसको, मोनो एटॉमिक गैस के लिए मुझे वेवलेंथ निकालनी है। तो एफ की वैल्यू तो मैंने क्या रख दी, 3 रख दी, ऐ चश्मा 3 रख दी मैंने, ठीक है। के की वैल्यू मुझे पता है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है नहीं पता है तो निकाल लेना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन एन ए। अब मास को मैंने क्या लिख दिया, डिवाइडेड में मॉलिक्यूलर वेट कर दिया, ऊपर भी मॉलिक्यूलर वेट कर दिया, ठीक है। वो सब मैंने कर लिया, इन सब कांस्टेंटों की वैल्यू रखी, ठीक है। मोल की वैल्यू मैंने थोड़ी देर के लिए कितनी मान ली, 1। कितने के लिए निकाला मैंने, पर मोल के लिए निकाला है ये। भाई मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बनेगा नहीं, इसमें मोल भी तो बनेगा, तो वो मैंने कितना माना है, 1। तो पर मोल के लिए जब मैंने लैम्डा का फॉर्मूला निकाला मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो कितना है, 25.6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर जो लेना है मुझे किस में लेना है, केल्विन में। किस में लेना है, केल्विन में। तो ये आपको फॉर्मूला याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अब एक क्वेश्चन लिखो आप, देखो, फाइंड ए रेशो ऑफ ए वेवलेंथ ऑफ हीलियम। अब इतना लंबा मत लिखना, लिख लो लैम्डा एच ई एट ए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन लिख लेना लैम्डा N2 एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड, एज्यूमिंग बोथ आर मोनो एटॉमिक गैस। मैंने बोला है मैंने कि एज्यूमिंग, एज्यूम कर लो आप, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन में दे दिया लिख के, गलत है तो गलत है, हमें कहा है एज्यूमिंग बोथ आर मोनो एटॉमिक गैस। अच्छा, कुछ नहीं दे रखा है तो आपको नंबर ऑफ मोल कितने मानने, दोनों के इक्वल। कैसे मानने, इक्वल। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये गैसीय मॉलिक्यूल वाली वेवलेंथ का ये ऊपर होके गया है। मैं दोबारा बता दूं एक बार और इसको, कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद करने, इंपॉर्टेंट बात तो ये है। अब फॉर्मूला क्या था, ये रहा, ठीक है, ये रहा, लैम्डा बराबर एच अपॉन 2 KEM। यदि आप KTG पढ़े होते तो आपको कोई दिक्कत थी, KE का मान आपको पता होता कितना होता है, F/2 K × T, तो आप रख देते, यहाँ पर रख देते, तो बताओ ये वाला फॉर्मूला आता या नहीं आता, आ जाता। तो एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला है। अब एक स्पेशल केस मैंने आपको बताया जिस पर क्वेश्चन आते हैं, यदि आपको गैस मोनो एटॉमिक दे रखी है, उस वाली कंडीशन में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एफ की जगह मैंने क्या रख दिया है, 3, ठीक है। और मुझे जो फॉर्मूला निकालना है किसकी फॉर्म में निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में निकालने के लिए मैंने क्या किया, मास के डिवाइडेशन में क्या कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट, और N2 में भी क्या कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो क्या बन गया, मोल। उसको मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कितना मान लिया, 1 मान लिया है। अब ये सारे कांस्टेंटों की वैल्यू रखी तो मुझे जो फॉर्मूला मिला है, लैम्डा बराबर 25.6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट इनटू टेम्परेचर। अच्छा मुझे बताओ, यदि आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता होता तो इस वाले क्वेश्चन को करना आसान था क्या, नहीं था, बहुत टफ हो जाता। यदि ये फॉर्मूला पता है तो तुरंत वैल्यू रखी मॉलिक्यूलर वेट और टेम्परेचर की और हो जाएगा सॉल्व। अगला टॉपिक डालो, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर वेव्स। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटर वेव्स।
एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर वेव्स लिख लो। पहला तो लिख लो स्टैंडिंग वेव एक्सपेरिमेंट। सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। हाँ, पहला लिख लो स्टैंडिंग वेव एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो स्टैंडिंग वेव होती क्या है उसके बारे में लिख लो आप लोग। लिखो when two wave which have same amplitude, when two wave which has same amplitude and same frequency same amplitude same frequency are travel in opposite direction and superimposed to each other, then final wave is called a standing wave. मैं फिर बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे कोई काम का नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। लिख लेना 11th क्लास में टॉपिक आता है ये स्ट्रिंग वेव, उसमें अपन पढ़ते हैं स्टैंडिंग वेव। अब देखो सिर्फ मैंने इतना ये इसलिए लिखा है कि कभी सभी क्वेश्चन में ऑप्शन में आ जाता है कि बताओ कौन से एक्सपेरिमेंट से अपन मैटर वेव्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो कौन से करते हैं, एक तो स्टैंडिंग वेव वाला एक्सपेरिमेंट है उससे करते हैं, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो अपन के सिलेबस में है, वो है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पहले ये देख लो एक बार, दोबारा मैं बता रहा हूं, एक बार इसको देख लो डिटेल में, थोड़ा सा लिखना नहीं है। देखो बोर ने क्या बोला था कि अपन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अब माना कि अपन का कोई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इस वाली फिक्स ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, ये इसमें फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब देखो ये कौन सी वाली फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करेंगे, उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, NH/2π के इक्वल में होना चाहिए। मतलब ये उसी ऑर्बिट में रोटेट करेंगे जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अपन का, NH/2π। अब यहां से मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। देखना मैंने क्या किया कि 2π को मैं इधर लेके आ गया, तो ये कितना बन गया अपन का 2πr, और ये क्या बन गया NH/ कितना, कर दो। यहाँ से बंद करो।